टाटा स्टील वर्सेस जेएसडब्ल्यू स्टील। भारत के स्टील बूम का असली किंग कौन? भारत की दो सबसे बड़ी स्टील कंपनियों ने अभी जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और यह समय बहुत अहम है। चूंकि अलग अलग इलाकों में स्टील की कीमतों में काफी अंतर है और भारत में इसकी मांग भी मजबूत दिख रही है, इसलिए निवेशक स्वाभाविक रूप से यह सोच रहे हैं कि स्टील साइकिल के अगले दौर का फायदा उठाने के लिए इन दोनों बड़ी कंपनियों में से कौन सी कंपनी सबसे अच्छी स्थिति में है। आइए देखें कि ये आंकड़े असल में क्या संकेत दे रहे हैं। लगभग 2,38,995 रुपये करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर अभी 191 रुपये और 45 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं, जो पिछले क्लोजिंग भाव 191 रुपये और 25 पैसे से 0.10% ज्यादा है। यह अभी 21.22 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 3,23,276 रुपये करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के शेयर अभी 1,318 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, जो पिछले क्लोजिंग भाव 1,330 रुपये से लगभग 0.90% कम है। यह अभी 11.55 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दो ग्रोथ रेट की कहानी। 30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही के लिए टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 60,794 करोड़ रुपए था। इसका ईबीआईटीडीए 9,370 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा है, और टैक्स के बाद इसका प्रॉफिट 2,385 करोड़ रुपए था। इसके उलट जेएसडब्ल्यू स्टील ने ऑपरेशन से 47,364 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया और 9,383 करोड़ रुपए का ईबीआईटीडीए दर्ज किया। ये टाटा स्टील के ईबीआईटीडीए के लगभग बराबर था, जबकि इसका रेवेन्यू बेस काफी छोटा था। इसका नेट प्रॉफिट 4,696 करोड़ रुपए था, जो टाटा स्टील के प्रॉफिट से लगभग दोगुना है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जेएसडब्ल्यू स्टील के आंकड़ों में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड शामिल नहीं है, क्योंकि उस कंपनी को मार्च 2026 में जेएसडब्ल्यू जेएफई जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसलिए इसकी तुलना सीधे जेएसडब्ल्यू के पिछले साल के नतीजों से नहीं की जा सकती। हालांकि तिमाही के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू को मुनाफे में बदलने के मामले में जेएसडब्ल्यू साफ तौर पर टाटा स्टील से ज्यादा बेहतर साबित हुई। मार्जिन से साफ तस्वीर मिलती है। टाटा स्टील ने अपने भारतीय कारोबार में 27% का मजबूत ईबीआईटीडीए मार्जिन हासिल किया। प्रति टन ईबीआईटीडीए बढ़कर 19,162 रुपये हो गया, जो घरेलू कामकाज के अच्छे प्रदर्शन को दिखाता है। हालांकि यूके और नीदरलैंड में कमजोर प्रदर्शन का असर कुल मुनाफे पर पड़ता रहा। दूसरी ओर जेएसडब्ल्यू स्टील विदेशी बाजार के बड़े दबाव से बची रही। भारत में इसकी क्षमता का इस्तेमाल 94% तक पहुंच गया, जबकि कुल बिक्री का 61% हिस्सा वैल्यू एडेड उत्पादों से आया, जिससे आगे चलकर बेहतर मार्जिन और ज्यादा स्थिर कमाई में मदद मिलेगी। कर्ज और बैलेंस शीट की मजबूती। जेएसडब्ल्यू स्टील की बैलेंस शीट ज्यादा मजबूत है। लगातार कर्ज कम करने और नई इक्विटी लाने से कंपनी का नेट कर्ज घटकर 46,157 करोड़ रुपए हो गया है और नेट डेट टू ईबीआईटीडीए रेशियो बेहतर होकर 1.46x हो गया है। बेहतर क्रेडिट रेटिंग से कंपनी की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है। वहीं टाटा स्टील का नेट डेट टू ईबीआईटीडीए रेशियो 2.3x है, जो कंट्रोल में है, लेकिन उसका नेट कर्ज बढ़कर 84,173 करोड़ रुपए हो गया है। इससे पता चलता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील के मुकाबले उस पर कर्ज का बोझ ज्यादा है। ग्रोथ पाइपलाइन। दोनों कंपनियां बड़े दांव लगा रही हैं। दोनों कंपनियों के पास तेजी से विस्तार करने की योजनाएं हैं। टाटा स्टील नीलाचल इस्पात निगम का विस्तार करने और भारत में अपनी स्टील बनाने की क्षमता को 40 MTPA से ज्यादा करने के लिए 33,873 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। कंपनी का फोकस ज्यादा मुनाफे वाले ब्रांडेड उत्पादों पर है। जेएसडब्ल्यू स्टील का लक्ष्य FY32 तक अपनी कुल क्षमता को 62 MTPA तक बढ़ाना है। इसके लिए विजयनगर प्लांट को अपग्रेड किया जा रहा है, कड़प्पा में एक नया इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाया जा रहा है और पोस्को के साथ 6 MTPA का जॉइंट वेंचर शुरू किया जा रहा है। इन सबसे एक मजबूत लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाइपलाइन तैयार हो रही है। कंपनियों पर क्या असर होगा? दोनों ही कंपनियां भारत में स्टील की बढ़ती मांग का फायदा उठाने की स्थिति में हैं, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील अभी आगे है। इसकी वजह है इसकी मजबूत बैलेंस शीट, ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का बड़ा हिस्सा, जिससे उसे विस्तार के लिए ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।
टाटा स्टील भारत में बड़े पैमाने पर काम करने वाली एक मजबूत लॉन्ग टर्म प्लेयर बनी है, लेकिन इसके यूरोप के कामकाज का असर इसके की परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है, जिससे मौजूदा स्टील एंड